हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूँ आप सब अच्छे ही होंगे। आज जिस मूवी के ऊपर बात करने वाले हैं भाई, उस मूवी पे कौन बात नहीं करना चाहता। एक्चुअल में आज बात करेंगे दोस्तों जवान मूवी के ऊपर। ध्रुव राठी एक वीडियो लेकर आए हैं जवान मूवी के ऊपर। जवान मूवी की दोस्तों खासियत ये रही कि इस मूवी को जितना प्यार मास ऑडियंस का मिला, उतना ही प्यार क्रिटिक्स का मिला और उन लोगों का मिला जो लोग चाहते हैं कि मुद्दों के ऊपर बात हो। तो मूवी के अंदर एक पॉलिटिकल मैसेजिंग थी। भाई जवान मूवी ने जो रिकॉर्ड बनाए हैं और जिस तरीके से उसकी पॉपुलैरिटी बढ़ती ही जा रही है, उसका तो भाई क्या ही कहना है। क्योंकि उस मूवी को हर तरीके की ऑडियंस ने पसंद किया है। फॉरेन में भी वो मूवी बहुत ज़्यादा चली है। तो ये एक अपने आप में ख़ास बात ये रही कि बॉलीवुड की एक मूवी ने इतना बज़ क्रिएट कर दिया, सब जगह उसे पसंद किया गया। उसका एक्शन, उसके अंदर जो एक थीम थी उसकी, वो सब जनों को पसंद आई। तो थिएटर से उस मूवी को देखकर निकला तो वो बहुत खुश था और उस मूवी की तारीफ में उसने मतलब बहुत कुछ कहा। तो आपने देखा ही होगा कि वो मूवी कितनी ही बड़ी हिट साबित हुई है। मतलब बॉलीवुड की सबसे बड़ी हिट मूवी वो बन गई है अब तक, और बॉक्स ऑफिस कलेक्शन भी उसका बहुत अच्छा रहा है। तो ऐसा क्या खास था जवान मूवी में, देखेंगे दोस्तों। इस इतने बड़ा एक वीडियो तैयार किया है ध्रुव राठी ने उसमें, और उस पर अपने रिएक्शन भी देंगे। खास बात मैं दोस्तों आपको बताना चाहूँगा, इसके अंदर मूवी में शाहरुख खान का एक मोनोलॉग है जिसकी बहुत ज़्यादा चर्चा हुई। जिस मोनोलॉग के अंदर शाहरुख खान सीधा जनता से बात करते हुए नज़र आते हैं और वो प्रश्न पूछते हुए नज़र आते हैं कि भाई आप जो वोट देते हैं उसकी कीमत आप खुद पहचानेंगे, तभी बात बनेगी और तभी चीज़ें बदलेंगी। ध्रुव राठी ने जवान मूवी पे जो वीडियो बनाया है उसमें हम ये देखेंगे कि किस तरीके से इस मूवी ने मतलब कि जो सोशल इश्यूज़ थे या जो सोशल इसमें बातचीत की गई उसे हाईलाइट किया। और ये भी देखेंगे दोस्तों कि मास ऑडियंस के लिए बनी एक फ़िल्म कैसे सोशल मुद्दों की बात कर पाई और इतनी अच्छी तरीके से कर पाई कि जनता को वो छू गई। हकीकत में हुआ ये कि जवान मूवी ने ऐसा काम किया कि शाहरुख खान की जो एंट्री थी और जो उसका एक्शन था उसके ऊपर तो खूब सीटियां जनता ने बजाई ही, उसके साथ ही जो उसकी सोशल मैसेजिंग थी और जो उसका जो सोशल मुद्दों पे जो उसने बात की उसको भी सब लोगों ने गंभीरता से लिया। और उसकी इंटेंशन, उस मूवी की इंटेंशन को भी जनता ने बहुत ध्यान से सुना और समझा। तो देखते हैं दोस्तों ध्रुव राठी ने इस वीडियो में क्या क्या बताया है। बिना देरी के दोस्तों इस वीडियो को शुरू करते हैं। नमस्कार दोस्तों, शाहरुख खान की हाल ही में रिलीज हुई जवान फिल्म सारे रिकॉर्ड्स तोड़ रही है। इस फिल्म को जनता से भी भरपूर प्यार मिल रहा है। लेकिन क्या आप जानते हैं इस फिल्म में दिखाई गई आधी से ज्यादा घटनाएं असल जिंदगी से इंस्पायर्ड। आप शॉक हो जाएंगे जानकर कि इस फिल्म में दिखाई गई चीजों का रियल लाइफ से कितना बड़ा कनेक्शन है। आइए जानते हैं आज के इस वीडियो में। इस वीडियो में मैं फिल्म के किसी भी बड़े प्लॉट पॉइंट का कोई स्पॉइलर नहीं दूंगा, तो अगर आपने फिल्म नहीं देखी है तो भी आप इस वीडियो को बेझिझक देख सकते हैं। इनफैक्ट अगर आपने फिल्म नहीं देखी है तो हो सकता है आपकी क्यूरियोसिटी बढ़ जाए फिल्म देखने के लिए इस वीडियो में दिखाए गए असली इश्यूज को देखने के बाद। शुरुआत करते हैं फिल्म के फर्स्ट हाफ के दूसरे बड़े सीन से, जो कि एक सरकारी हॉस्पिटल में सेट है। जवान फिल्म में दिखाया है कि कैसे सरकारी हॉस्पिटल में छोटे बच्चे एंसेफेलाइटिस की बीमारी की वजह से मर जाते हैं क्योंकि ऑक्सीजन की अवेलेबिलिटी नहीं होती। फिल्म में एक बड़े सिंसियर डॉक्टर ईराम को दिखाया है जो पूरी कोशिश करती हैं अपनी बच्चों को बचाने की। लेकिन इस घटना के पब्लिक होने के बाद सरकार उल्टा इन्हीं डॉक्टर को फ्रेम कर देती है, झूठा इल्जाम इन पर लगाया जाता है और ये जेल में जाती है। ठीक ऐसा ही कुछ हुआ था दोस्तों अगस्त 2017 को असल जिंदगी में गोरखपुर के शहर में। वहां एक सरकारी अस्पताल बीआरडी मेडिकल कॉलेज में 63 बच्चों की मौत हो जाती है 3 दिन के अंदर अंदर, जब हॉस्पिटल की पाइप्ड ऑक्सीजन सप्लाई खत्म हो जाती है। उस वक्त डॉक्टर काफिल खान वहां पर एक पीडियाट्रिशियन के तौर पर काम कर रहे थे। जब इन्हें पता लगता है कि ऑक्सीजन की सप्लाई खत्म हो रही है हॉस्पिटल में, तो ये अथॉरिटीज को इन्फॉर्म करने की कोशिश करते हैं। कुछ रिस्पॉन्स नहीं आता तो खुद से भी ऑक्सीजन की सप्लाई प्रोक्योर करने की कोशिश करते हैं अपने खुद के एक्सपेंस पर। इन्हें एक रियल लाइफ हीरो की तरह देखा जाता है। लेकिन जब इस इंसिडेंट की खबर मीडिया में आती है तो इसके बाद उल्टा इल्जाम डॉक्टर काफिल पर ही डाल दिया जाता है। सरकार इन पर आरोप लगाती है मेडिकल नेग्लिजेंस और करप्शन का। इन्हें अपनी नौकरी से सस्पेंड कर दिया जाता है, अरेस्ट किया जाता है और फिर 9 महीने तक ये जेल में रहते हैं। एक इंटरव्यू में बताते हैं कि जेल में कितनी बेरहमी से इन्हें मारा पीटा गया। 4-5 दिन तक इन्हें भूखा रखा गया। इतनी बुरी हालत थी कि अपनी कमर पर महीनों तक सो भी नहीं पाते थे।
and they used to make me naked. They used to beat me with a stick. They didn't give me food or water for 4-5 days. अप्रैल 2018 में जाकर फाइनली इलाहाबाद हाई कोर्ट से इन्हें बेल मिलती है। कोर्ट कहता है कि कोई एविडेंस नहीं है कि इन्होंने कुछ भी हाई गलती कोर्ट ने करी। फिर छोड़ा है। 2017 में एक इंक्वायरी पैनल बनाया जाता है इनके ऊपर लगे गए आरोपों को इन्वेस्टिगेट करने के लिए। वहां पर भी कहा जाता है कि इनके ऊपर लगाए गए आरोप बेसलेस हैं और इनकंसिस्टेंट हैं। इनफैक्ट इसी पैनल रिपोर्ट में लिखा होता है कि कैसे 11 और 12 अगस्त को इनके ऑनेस्ट एफर्ट्स की वजह से 500 से ज्यादा जंबो ऑक्सीजन सिलेंडर इस हॉस्पिटल में आ पाए अलग अलग कंपनियों से। जवान फिल्म में दिखाया गया है कि कैसे जब डॉक्टर के पास कोई और ऑप्शन नहीं बचा था तो उन्होंने एम्ब्यू बैग्स देने शुरू कर दिए पेरेंट्स को। ये भी चीज असली में हुई थी। गोरखपुर ट्रेजेडी के दौरान रिपोर्ट्स आई थी कि कैसे जब ऑक्सीजन खत्म हो गई तो पेरेंट्स अपने बच्चों की जान बचाने के लिए एम्ब्यू बैग्स का इस्तेमाल कर रहे थे। आखिरी दम तक कोशिश कर रहे थे और कई पेरेंट्स ने अपने बच्चों को अपनी आंखों के सामने मरते हुए देखा। डॉक्टर काफिल का कहना था कि उन्हें स्केपगोट बनाया गया था और ये एक मैन मेड ट्रेजेडी थी। 30 से ज्यादा चिट्ठियां लिखी गई थी बीआरडी मेडिकल कॉलेज के अथॉरिटीज को और यूपी सरकार को। 63 लाख रुपीस का बिल ऑक्सीजन सप्लायर्स को पेंडिंग था जो उन्हें पे नहीं किया गया था महीनों से। और बार बार चिट्ठियों में यही चीज बताई गई कि ऑक्सीजन सप्लायर्स को पे कर दो ताकि ऑक्सीजन की सप्लाई आती रह सके हॉस्पिटल में। इस गोरखपुर ट्रेजेडी के होने से सिर्फ एक दिन पहले 9 अगस्त को उत्तर प्रदेश के चीफ मिनिस्टर आदित्यनाथ खुद इस हॉस्पिटल में गए थे और विजिट करी थी उन्होंने। जो सब कुछ उस समय हुआ था उस पर मैंने एक वीडियो भी बनाया था, अगर आपने देखा हो तो। नहीं देखा इसका लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। देश में सरकारी हॉस्पिटल्स की हालत बहुत खराब है, ये हम अक्सर सुनते हैं, लेकिन एक्चुअली में कितनी खराब है और उसका क्या इंपैक्ट पड़ता है लोगों की जिंदगियों पर, ये हमें पता चला इस फिल्म से और गोरखपुर ट्रेजेडी से। इन सरकारी अस्पतालों की हालत सुधारने के लिए फिल्म में एक बड़ी बोल्ड स्टेटमेंट दी जाती है। कहा जाता है कि अगर नियत है तो इन सारे अस्पतालों को देश भर में सिर्फ 5 घंटे के अंदर सुधार दिया जा सकता है। ये चीज थोड़ी ज्यादा फिल्मी हो गई, लेकिन असल जिंदगी में मेरा मानना है कि 5 घंटे नहीं लेकिन 2 से 3 हफ्तों में डेफिनेटली सारे अस्पतालों को सुधारा जा सकता है। और इतनी ही तेजी और एफिशिएंसी आप अपनी जिंदगी में भी ला सकते हैं अगर आप चैट जीपीटी जैसे एआई टूल्स का इस्तेमाल करें तो। यकीन मानिए मैं खुद रोज इस्तेमाल करता हूं। स्कैन कर सकते हैं या फिर लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। आप में से पहले 400 लोगों के लिए एप्लीकेबल होगा तो जल्दी से जाकर ट्राई आउट करके देख सकते हैं। अब टॉपिक पर वापस आते हैं। दूसरा एक बड़ा मुद्दा जो फिल्म में दर्शाया गया है वो है खराब हथियारों का। हमारे जवान देश में शहीद होते हैं दुश्मन की गोली से नहीं बल्कि हमारे खुद के खराब हथियारों की वजह से, जिन्हें मैन्युफैक्चर किया जाता है किसी क्रॉनी कैपिटलिस्ट के द्वारा। इसको लेकर भी रियलिटी में कई सारी रिपोर्ट्स आई हैं ओवर द इयर्स। 2012 इंडियन आर्मी के चीफ जनरल वीके सिंह प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह को लिखकर कहते हैं कि आर्मी की जो टैंक फ्लीट है वहां पर क्रिटिकल एम्यूनेशन की सख्त कमी है। 2015 रिटायर्ड लेफ्टिनेंट कर्नल दीपक मल्होत्रा दिल्ली हाई कोर्ट में एक पीआईएल फाइल करते हैं, ये आरोप लगाते हुए कि ब्यूरोक्रेटिक हर्डल्स की वजह से हमारे सोल्जर्स को बेकार क्वालिटी के हथियार इस्तेमाल करने पड़ते हैं, जिसकी वजह से उनकी जान रिस्क पर आती है। इस पीआईएल में एक घायल जवान का इंटरव्यू मेंशन किया गया था जिसमें उन्होंने बताया कि कैसे डिफेक्टिव इंसास की वजह से छत्तीसगढ़ में एक मैसेकर हुआ। 2017 एक सीएजी रिपोर्ट मेंशन करती है कि कैसे 40% इंडियन आर्मी की एमिनेशन इतने कम लेवल पर है कि अगर एक वॉर हो जाती है तो 10 दिन से ज्यादा ये हथियार नहीं चलेंगे। 2018 इंडियन आर्मी मेड इन इंडिया राइफल्स को दूसरी बार रिजेक्ट कर देती है क्योंकि ट्रायल्स के वक्त ये मेड इन इंडिया हथियार बुरी तरीके से फेल हो जाते हैं। ये रिपोर्ट्स अभी खत्म नहीं हुई हैं, अभी तो और सुनो। 2020 एक इंटरनल आर्मी असेसमेंट में फ्लैग किया जाता है कि कैसे खराब हथियारों की वजह से पिछले 6 सालों में 403 एक्सीडेंट्स हुए हैं और 27 जवान शहीद हुए हैं एट अ लॉस ऑफ 960 करोड़। रिपोर्ट ये हथियारों को सप्लाई किया गया था ऑर्डिनेंस फैक्ट्री बोर्ड के द्वारा। इसके बाद सितंबर 2022 सिर्फ पिछले साल की रिपोर्ट है ब्लूमबर्ग की। इसमें कहा गया है कि प्रधानमंत्री मोदी के मेक इन इंडिया पुश की वजह से हमारी डिफेंस फोर्सेस कुछ क्रिटिकल वेपन सिस्टम्स इंपोर्ट नहीं कर पा रही हैं। इसकी वजह से इंडिया काफी वल्नरेबल है चाइना और पाकिस्तान से आने वाले थ्रेट्स को लेकर। एक इस साल की रिपोर्ट भी मैं आपको दिखाना चाहूंगा। पिछले 5 सालों में करीब 55 जवानों ने अपनी जिंदगियां खोई 50 से ज्यादा एयरक्राफ्ट और हेलीकॉप्टर एक्सीडेंट्स में। एक बड़े टाइम फ्रेम में देखना है तो 2022 की एक रिपोर्ट थी जिसमें बताया गया कि 400 से ज्यादा मिग-21 क्रैश किए पिछले 60 सालों में, जिसकी वजह से 200 पायलट्स और 60 सिविलियंस ने अपनी जिंदगियां खोई। इस इशू को वैसे रंग दे बसंती फिल्म में भी रेस किया गया था, अगर आपको याद हो तो। ये फिल्म का एक बड़ा मेजर प्लॉट पॉइंट होता है।
तो अब तक इस वीडियो में दोस्तों ध्रुव राठी ने जो 2 मुद्दे बताए और 2 जो मेन सोशल इश्यूज़ बताए, तो वो था एक तो हॉस्पिटल और दूसरा जो सोल्जर्स को वेपन्स वगैरह के ऊपर जो बात की उसने, तो उसके ऊपर इसमें बातचीत की गई है। तो जवान मूवी में इस तरीके के जब सीन आते हैं तो दर्शक काफ़ी इमोशनल हो जाते हैं और जो बच्चों के संग हो रहा होता है उसको देख के वो काफ़ी मतलब कि बहुत बुरा फील महसूस करते हैं। पर मैंने ये अधिकतर महसूस किया है कि रियल लाइफ में जब ये इंसिडेंट होते हैं तो लोग ये बात समझ नहीं पाते। आप इमेजिन ही कर सकते हैं कि जो लोग उस समय उस स्थिति में वहाँ पर मौजूद होंगे उनके ऊपर क्या बीत रही होगी। देखो बात यह है कि जो नियम कानून है या जो व्यवस्थाएं हैं ये बहुत ज़रूरी होती हैं, मतलब कि चीज़ों को स्मूथली चलाने के लिए इनका एक अपना इम्पोर्टेंस होता है। पर दिक्कत यहाँ है कि जब कोई इमरजेंसी सिचुएशन बन गई है तो अगर कोई एक डॉक्टर ऐसी स्थिति में फंसा हुआ है तो वो क्या करेगा, मतलब कि वो इसी कागजी कार्रवाइयों में फंसा रहेगा कि भाई फार्म ये वो फलाना रहेगा, इन्हीं चीज़ों में फंसा रहेगा कि या जो बच्चों की जान जा रही है उस पर मतलब कि वो अपना पूरा फोकस डाल देगा कि भाई किसी भी कीमत पे चाहे कुछ भी हो जाए, चाहे कोई सी भी काम करना पड़ जाए मुझे, मैं इन बच्चों की जान बचाऊँगा। तो अपन को इस बात को इम्पोर्टेंस देनी चाहिए यार। तुम देखो कि अगर कोई भी व्यक्ति हो और इस तरीके की सिचुएशन उसके साथ बनती है तो वो 100 तरीके की चीज़ें सोच सकता है कि यार वो सब कुछ भुला के इस काम में लग गया कि मुझे तो भैया बच्चों की जान बचानी है, कुछ भी हो जाए चाहे। तो अगर वो इस चीज़ को कर रहा है और अगर आपको ज़रा सा भी लग रहा है कि इसके लिए उसने प्रयास किया था तो आपको उसको अप्रिशिएट करने की ज़रूरत है। अगर आप उसी को विलियन बना देंगे तो ये तो बहुत ही ख़तरनाक हो जाएगा यार एक समाज के लिए और एक मतलब कि ये बहुत बुरा है यार। मतलब इससे बुरा क्या होगा कि एक जो बंदे ने इतने मतलब कि क्रूशल समय पर एक सही डिसीजन लिया उसकी सज़ा उसे मिली इस बात को लेकर कि उसको एक हीरो बनाने के बजाय विलेन बना दिया जाए, तो ऐसा किसी के संग नहीं होना चाहिए। और ये जो जांच वगैरह होती हैं या जो ये होती हैं तो इस पक्ष को बहुत मतलब मेरे को भी लगता है कि ये बहुत ही इंसानियत वाला एक पक्ष है कि उसने वो जो फैसले लिए उसका असली रीज़न क्या था, मतलब वो क्या करना चाह रहा था, इस पे फोकस तो होना ही चाहिए। अगर उसकी इंटेंशन पूरी जान लगा के उन बच्चों को बचाने की थी तो मतलब कि चीज़ें उस तरीके से सोची जानी चाहिए और उसी तरीके से उसके ऊपर डिसीजन लिए जाने चाहिए। और बाकी यार जो हॉस्पिटल्स की स्थिति है, खासकर जो गवर्नमेंट हॉस्पिटल होते हैं, कई जगह बहुत अच्छा काम भी हुआ है, पर अगर अपन देखने जाएं तो बहुत जगह मतलब कि सुधार की ज़रूरत है भी। अभी स्थितियां ऐसी हैं कि अगर कोई नॉर्मल फैमिली है या ठीक ठाक मतलब कि मिडिल क्लास फैमिली है, वहाँ पे भी अगर परिवार में कोई बड़ी बीमारी, कोई मतलब कि ऐसी बीमारी आपके घर में घुस जाती है, किसी भी परिवार के सदस्य को कोई बड़ी बीमारी हो जाती है, तो कुछ ही समय लगता है उन्हें मतलब कि एक सही स्थिति से बिल्कुल मतलब कि नीचे आने में। इतना आपका खर्चा वो बीमारी आपका करवा देगी कि आपकी स्थिति मतलब कि काफ़ी मुश्किल में आप अपने आप को पाएंगे। तो एक बहुत अच्छी बात है कि इस मूवी में इस तरीके का एक इशू मतलब कि उन्होंने लिया और हॉस्पिटल्स के बारे में बताया। और ये कमाल बात है कि उन्होंने सिर्फ मोनोलॉग में नहीं, इसके अलावा वो जो मूवी के सीन्स थे उसके अंदर भी इन चीज़ों को महत्व दिया और इन इश्यूज़ के ऊपर बात की। जबकि ये जो मूवी है एक मास ऑडियंस की मूवी मानी जाती है, फिर भी वो इश्यूज़ की बात कर रहे थे, तो एक बड़ी बात है। इसके अलावा जो सोल्जर्स के वेपन की बात है वो भी इसमें की गई है। भाई सोल्जर्स जो होते हैं वो बहुत ही मतलब कि दुर्गम जो जगह होती हैं वहाँ पे जाके रहते हैं और उनके लिए फैसिलिटीज़ बहुत हैं। मेरे कुछ जान पहचान में भी कुछ ऐसे फ़ौजी भाई हैं जिनसे मैं मिलता हूँ, उनसे मैं बात करता हूँ, तो मुझे पता है कि उनके लिए फैसिलिटी बहुत सारी हैं। और ये सच है कि सरकारें उनके लिए काम करती हैं, उनके लिए बहुत सारी फैसिलिटीज़ हैं, पर वेपन्स में जहाँ तक है तो उसमें सुधार की गुंजाइश हमेशा बनी रहती है। और भाई फ़ौजी और जो ये जो अपने सोल्जर्स होते हैं उनके लिए तो अपन जितना कर सकते हैं उतना मतलब कि कम है। और हमें हमेशा मतलब कि उनके लिए लगे रहना चाहिए कि हाँ यार इनके, क्योंकि वो भी हमारे लिए हमेशा लगे रहते हैं यार। कोई मतलब फैमिली फंक्शंस होता है उसको वो छोड़ रहे हैं, बड़ी बड़ी चीज़ों को वो अपने देश के लिए सेक्रीफाइस करते हैं, बड़ी चीज़ें हैं, इसके लिए काम होना चाहिए। और है कि जो यार इसमें जो सेना के जो एक्सपर्ट लोग हैं वो इस मामले में मतलब कि ज़्यादा नॉलेज रखते हैं और ज़्यादा जानकारियाँ रखते हैं। अगर इसमें उनके ऊपर थोड़ी चीज़ें छोड़ी जाएंगी, उनसे कहा जाएगा कि भाई आप डिसाइड कीजिए कि भाई किस चीज़ को इसमें शामिल किया जा सकता है, किस चीज़ को हटाने की ज़रूरत है। तो दोस्तों कि इसके बाद आगे और कौन से कोई इशू आने वाले हैं और कौन से इश्यूज़ के ऊपर ध्रुव राठी बात करते हैं, वीडियो शुरू करते हैं।
अब आते हैं हम अपने तीसरे बड़े इशू पर, कॉर्पोरेट फंडिंग। जवान फिल्म में दिखाया गया है कि कैसे सीक्रेटली कॉर्पोरेट पैसे का इस्तेमाल किया जाता है पॉलिटिकल पार्टी की फंडिंग के लिए। इसी को लेकर 2017 में एक बड़ी चीज हुई थी हमारे देश में। मोदी सरकार ने फाइनेंस बिल 2017 पास किया था, जिसके जरिए पॉलिटिकल पार्टीज को सीक्रेट डोनेशंस देना अलाउ किया गया इलेक्टोरल बॉन्ड। इसी बिल में ये लिमिट भी हटा दी गई थी कि एक पॉलिटिकल पार्टी को कितना पैसा दिया जा सकता है चंदे में। आखिर कितना पैसा दिया गया? इस साल की जनवरी की एक रिपोर्ट आई जिसने बताया कि बीजेपी को 2018 और 2022 के बीच में 5,270 करोड़ रुपीस की फंडिंग मिली सीक्रेटली। किसने ये फंडिंग दी हम नहीं जानते, हम नहीं बता सकते, क्योंकि यही बिल इन्होंने पास किया। ये चाहते ही थे अपनी फंडिंग को छुपाना। इसी रिपोर्ट के अनुसार इसी समय में कांग्रेस पार्टी को 960 करोड़ रुपीस मिले फंडिंग में और तृणमूल कांग्रेस को 767 करोड़ रुपीस मिले। 2014 में नरेंद्र मोदी ने वादा किया था कि स्विस बैंकों में पड़े काले धन को वो देश में वापस लाएंगे। एक बार ये जो चोर लुटेरों के पैसे विदेशी बैंकों में जमा है ना, इतने भी हम रुपए ले आए ना, तो भी हिंदुस्तान के एक एक गरीब आदमी को मुफ्त में 15-20 लाख रुपए यूं ही मिल जाए। लेकिन यहाँ क्या किया इन्होंने? जितना भी धन इनकी पार्टीज के पास आ रहा है सबको छुपा दी। अब बीजेपी हो, कांग्रेस हो या कोई भी और पार्टी हो, जनता को पता ही नहीं चलना कि कौन इन्हें फंडिंग दे रहा है। हम बस अंदाजा लगा सकते हैं बाहर से देखकर। एक और चीज यहाँ पर वर्थ मेंशनिंग है कि एक एक्सपेंडिचर लिमिट होती है कि एक कैंडिडेट अपनी पॉलिटिकल कैंपेन पे कितना पैसा खर्च कर सकता है। ये स्टेट टू स्टेट डिपेंड करती है, लेकिन लोकसभा की इलेक्शन में ये लिमिट 75 लाख रुपीस से लेकर 95 लाख रुपीस के बीच में है। यहाँ पर अगर हम लोकसभा की हर एक सीट के लिए अपर लिमिट भी ले लें, 543 सीट्स मल्टीप्लाइड बाय 95 लाख, करीब 500 करोड़ रुपए के बराबर होता है। तो कोई भी एक पॉलिटिकल पार्टी टेक्निकली इस 500 करोड़ रुपए से ज्यादा स्पेंड नहीं कर सकती। ये एक्सपेंडिचर बहुत ज्यादा चुनाव खर्चा बहुत होता है। लेकिन सेंटर फॉर मीडिया स्टडीज की रिपोर्ट ने बताया कि बीजेपी ने सिर्फ 2019 की लोकसभा इलेक्शंस में कितने स्पेंड किए? 27,000 करोड़। सोचकर देखो कितना बड़ा डिफरेंस है यहाँ पर। अगर इस रिपोर्ट को इग्नोर भी कर दो तो नवंबर 2019 में बीजेपी ने खुद अपना सबमिशन दिया था इलेक्शन कमीशन को, और ये इलेक्शन कमीशन की वेबसाइट पर लिखा है कि बीजेपी ने खुद एडमिट किया कि उन्होंने 1,264 करोड़ रुपीस स्पेंड किए लोकसभा की 2019 की इलेक्शंस में। मैक्सिमम लिमिट यहाँ पर 500 करोड़ और ये स्पेंड कर रहे हैं 1,200 करोड़। कैसे? ये कोई मजाक चल रहा है क्या? जवान फिल्म में दिखाया जाता है कि फिल्म का विलन फॉरेन इन्वेस्टर्स को बता रहा है कि कैसे भारत में वोटर्स को खरीदा जा सकता है। एक एक वोटर को 10,000 रुपए दो तो वो हमारी प्रेफर्ड पॉलिटिकल पार्टी के लिए वोट कर देगा। ये चीज फिल्म में गलत दिखाई है, क्योंकि 10,000 रुपए एक बहुत बड़ी रकम होती है। हमारे देश में हमें देखने को मिलता है छोटे छोटे लालच दिए, 1 किलो चिकन के लिए या 1 क्वार्टर विस्की के लिए भी अपना वोट बेच लेते हैं। ऑब्वियसली रीजन टू रीजन डिपेंड करता है कि कितना पैसे के जरिए खरीदा जाता है वोटर्स को, लेकिन 2019 की लोकसभा के इलेक्शंस में 3,456 करोड़ रुपीस के सीजर्स हुए। इसमें कैश, गोल्ड, सिल्वर, अल्कोहल, ड्रग्स सब इंक्लूडेड है। और वोटर्स को खरीदना तो छोड़ो, आजकल एक नया ट्रेंड आया मार्केट में। पॉलिटिकल पार्टीज एमएलएस को ही खरीद लेती हैं, बदल लेते हैं, मीडिया हाउसेस को ही खरीद लेती हैं, कैसीनोस, हॉर्स ट्रेडिंग, हॉर्स रेसिंग, और फिर ये बिके हुए एमएलएस और मीडिया हाउसेस जनता के बीच में डिवाइड एंड रूल का गेम खेलते हैं, जनता के बीच में नफरत फैलाते हैं ताकि इनका पॉलिटिकल मास्टर वहां पर सत्ता में बैठे रह सके। फिर फिल्म में मुद्दा उठाया गया है देश के पर्यावरण को लेकर, कैसे कई इंडस्ट्रियल फैक्ट्रीज हमारी हवा और हमारे पानी को प्रदूषित करती हैं। जवान फिल्म में एक रेफरेंस देखने को मिलती है भोपाल गैस ट्रेजेडी की, जो दिसंबर 1984 में हुई थी। इसकी मैं बात नहीं करूंगा क्योंकि इस पर मैंने एक पूरा अलग से वीडियो बना रखा है, अगर आपने देखा नहीं है ये, इसका लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। लेकिन बात सिर्फ एक ट्रेजेडी की नहीं है, एक इंसिडेंट की नहीं है, ये चीज इतनी कॉमनली हो रही है कि आप यकीन नहीं करोगे। सिर्फ एक रैंडम गूगल सर्च करके देखो कितने आर्टिकल्स आएंगे। 2006 से शुरू करते हैं। छत्तीसगढ़ में आयरन और माइनिंग की वजह से 2 नदियों का पानी गंदा हो गया और 100 गांव जो नदियों के किनारों पर बसते थे, वहां रहने वाले गांव वालों को एक कंटामिनेटेड पानी इस्तेमाल करना पड़ा अपनी डेली जरूरतों के लिए। 2013 एक रिपोर्ट सेंटर फॉर साइंस एंड एनवायरनमेंट के द्वारा बताती है कि 80% इंडियन सीवेज अनट्रीटेड नदियों में बहा दी जाती है। कौन कर रहा है ये? हजारों फैक्ट्रीज जो अनट्रीटेड सीवेज डंप कर रही हैं नाले वगैरह। 2017 महाराष्ट्र's polluting factories are making its rivers the filthiest in India। सितंबर 2018 मागसेसे अवार्ड विनर एनवायरमेंटलिस्ट राजेंद्र सिंह कहते हैं कि सरकार का नमामि गंगा प्रोजेक्ट फेल रहा है।
अक्टूबर 2018 जीडी अग्रवाल आईआईटी के पास आउट एक साधु बन जाते हैं। स्वामी ज्ञान स्वरूप हाँ, इनको सनातन मैंने देखा था। गंगा नदी को बचाने के लिए ये एक फास्ट पर बैठते हैं। इनकी डिमांड थी कि गंगा प्रोटेक्शन एक्ट ड्राफ्ट किया जाए सरकार के द्वारा और एक टोटल बैन लगाया जाए क्वारिंग और स्टोन क्रशिंग पर जो गंगा नदी के किनारे होती है। इन्होंने प्रधानमंत्री मोदी को एक चिट्ठी भी लिखी थी, कोई जवाब नहीं आया। ये फास्ट पर 111 दिन तक बैठे रहे, जिसके बाद भूख के मारे इनकी मृत्यु हो गई। गंगा की सफाई के लिए अपना जीवन समर्पित करने वाले पर्यावरणविद जीडी अग्रवाल 111 दिन। आखिरकार गंगा के लिए अपना बलिदान दे दिया। उसके बाद प्रधानमंत्री मोदी ने अपने कॉन्डोलेंसेस जरूर एक्सप्रेस की। नमामि गंगे प्रोजेक्ट का बजट था 20,000 करोड़ रुपए। उसकी डेडलाइन थी 2021। इस साल नमामि गंगे मिशन 2 अप्रूव किया गया। 22,500 करोड़ रुपए का बजट रखा गया। डेडलाइन बनाई गई 2026। मिनिस्टर ऑफ स्टेट फॉर जल शक्ति ने क्लियरली राज्यसभा को बताया कि इस बार उनका मेन ऑब्जेक्टिव सिर्फ आउटडोर बाथिंग का वाटर क्वालिटी क्राइटेरिया मीट करना है। ये नहीं कि गंगा का पानी पीने लायक बन जाए, बस इतना साफ हो कि वो नहाने लायक बन जाए। ये वो कोशिश करेंगे 2026 तक हो पाए। आगे चलिए, बाकी नदियां भी हैं। 2021 का आर्टिकल, कर्नाटका 1746 मिलियन लीटर सीवेज नदियों में हर दिन डंप करता है। 40% अनट्रीटेड है। एक्सपर्ट्स कहते हैं कि इसका ब्लेम फैक्ट्रीज और इंडस्ट्रीज पर जाता है। अप्रैल 2022 उत्तर प्रदेश के नोएडा में हिंडन नदी का पानी इतना खराब है कि नहाने लायक भी नहीं है वो। सितंबर 2022 झारखंड की दामोदर नदी का पानी टॉक्सिक बन चुका है। लोग इस पानी को इस्तेमाल करके बीमार पड़ रहे हैं। लोकल पावर स्टेशन और माइनिंग कंपनीज पैसा बचाने के लिए भारी पहाड़ियां ऐश की इस नदी में डंप करती हैं। 2023 सेंट्रल पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड का कहना है कि हरियाणा में 413 इंडस्ट्रीज हैं टोटल में, जो अनट्रीटेड वेस्ट अपना यमुना नदी में डिस्चार्ज कर रही हैं। पानीपत नंबर 1 पर है 181 पोल्यूटिंग फैक्ट्रीज के साथ। गुड़गांव नंबर 2 पर 100 से ज्यादा ऐसी फैक्ट्रीज के साथ। यही कारण है कि जवान फिल्म का विलन ओपनली फिल्म में फॉरेन इन्वेस्टर्स को कहता है कि तुम अपना पैसा इलेक्शंस जीतने में इन्वेस्ट करो, पार्टी को डोनेट करने में इन्वेस्ट करो, तो इंडिया में तुम्हें खुली छूट मिलेगी। जितनी फैक्ट्री सेटअप करनी है करो, जितना चीप लेबर इस्तेमाल करना है करो, और पोल्यूशन फैलाओ, गंदगी फैलाओ, कुछ फर्क नहीं पड़ता। फिल्म का विलन ये भी कहता है कि इंडिया की इन्वायरमेंटल रेगुलेशंस बहुत ही फेवरेबल हैं बड़ी बड़ी कंपनीज के लिए। बाकी डेवलप्ड देशों में काफी रिस्ट्रिक्शंस होती हैं जो भारत में नहीं होती। फॉर एग्जांपल, कई पेस्टिसाइड्स हैं जो बाकी देशों में बैंड है लेकिन इंडिया में अलाउड है। सुप्रीम कोर्ट एक पिटीशन सुन रहा था। 116 डेंजरस पेस्टिसाइड से रिलेटेड बैन की मांग करी गई थी। 2013 की बात है जब एक अनुपम वर्मा कमेटी कॉन्स्टिट्यूट करी गई थी इन डेंजरस पेस्टिसाइड्स को इन्वेस्टिगेट करने के लिए। इस कमेटी ने सिर्फ 66 पेस्टिसाइड्स को रिव्यू किया और अपनी रिपोर्ट सरकार को सबमिट करी 2015 में। लेकिन सालों तक सरकार सोती रही और 2018 में जब सरकार ने एक्शन लिया तो सिर्फ 12 पेस्टिसाइड्स को बैन किया गया सरकार के द्वारा। फिर कहा कि 6 और डेंजरस पेस्टिसाइड्स को हम स्लोली फेज आउट करेंगे। तो 116 डेंजरस पेस्टिसाइड्स में से सिर्फ 18 को यहाँ पर बैन करने की कोशिश करी गई। इसके बाद एक और कमेटी बनी थी एसके मल्होत्रा के अंडर, जिसमें कुछ और पेस्टिसाइड्स को रिव्यू करने को कहा गया। इस कमेटी ने 2020 में कहा कि 27 पेस्टिसाइड्स पर बैन लगाना चाहिए इंडिया में। और 2022 में सरकार ने एक और कमेटी बनाई और उस कमेटी ने एक्शन क्या लिया, सिर्फ 3 पेस्टिसाइड्स पर बैन लगाया, वो भी फरवरी 2023 में जाकर। तो अब सरकार का जो एटीट्यूड है वो समझ ही सकते हो क्या है। ये देशवासियों की नहीं बल्कि क्रॉनिक कैपिटलिस्ट की चिंता करते हैं। अगर थोड़े से ज्यादा पेस्टिसाइड्स पर बैन लगा दिया तो इन बड़े बड़े अरबपतियों का थोड़ा धंधा उस पर फर्क पड़ जाएगा, उन्हें ना नुकसान उठाना पड़ जाए। जुलाई 2023 में सुप्रीम कोर्ट ने सरकार से सवाल भी किया था। सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि जब भी एक कमेटी एक रिपोर्ट निकालती है तुम उस रिपोर्ट पर एक्शन लेने की जगह दूसरी कमेटी बना देते हो। आखिर क्यों है इतना मुश्किल इन डेंजरस पेस्टिसाइड्स को बैन करना जो बाकी देशों में ऑलरेडी बैन हो चुके हैं। अच्छा, इसके बाद हम बात कर सकते हैं फूड सेफ्टी रेगुलेशंस। 2017 की इस खबर को देखिए। एक्सपर्ट्स का कहना है कि इंडिया में पोल्ट्री फार्म्स एंटीबायोटिक्स का इस्तेमाल कर रहे हैं। इतनी भारी डोज में एंटीबायोटिक्स दी जा रही है मुर्गियों को कि ये एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस इंसानों तक पहुंच रही है। और इसका मतलब ये है कि जब इंसानों को कोई ऐसी बीमारी होगी जो एंटीबायोटिक रेजिस्टेंट, तो इंसानों पर ये एंटीबायोटिक्स काम नहीं करेंगे। इसके बाद जाकर सरकार ने कुछ अच्छा काम किया था यहाँ पर कि 2017 में परमिसेबल लिमिट सेट कर दी थी कि मुर्गियों में कितना एंटीबायोटिक्स डाला जा सकता है, दिया जा सकता है उन्हें। 2018 की लेकिन इस खबर को देखिए। इंडियाज फार्म चिकन्स डोज्ड विद वर्ल्ड्स स्ट्रॉन्गेस्ट एंटीबायोटिक्स। ये एक स्टडी करी गई थी ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेटिव जर्नलिज्म के द्वारा, जिसने पाया कि ये एक लास्ट रिजॉर्ट एंटीबायोटिक है कोलिस्टिन,
इसे कितनी भारी मात्रा में इंडिया में मुर्गियों को दिया जा रहा है। 2019 में जाकर यूनियन हेल्थ मिनिस्ट्री इस पर एक्शन लेती है और इस एंटीबायोटिक को बैन करती है। तो जहां एक्शन लिया भी जा रहा है वहां पर किसी रिपोर्ट का वेट किया जाता है, तभी एक्शन लिया जाता है। इससे आपको अहमियत पता चल जानी चाहिए फ्री मीडिया की। अगर सारा का सारा मीडिया देश में बिकाऊ होगा तो ऐसी रिपोर्ट्स कहीं छपेंगी नहीं और सरकार को कभी एक्शन लेने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। इन रिपोर्ट्स के बिना सरकार कभी खुद से एक्शन नहीं लेती है इन चीजों पर। बाकी देशों से कंपेयर कीजिए, यूरोपियन यूनियन ने एंटीबायोटिक्स को एनिमल फीड में इस्तेमाल करने से इस पर बैन लगा दिया था 2006 में ही। कितने साल पहले ही वो एक्शन ले चुके थे। इस साल जनवरी में यूरोपियन यूनियन की एक नई लेजिस्लेशन आई है जिसने हर तरीके की एंटीबायोटिक पर बैन लगाया है फार्मिंग में। और इन्होंने इस पर भी बैन लगाया है कि जो मीट जिसमें एंटीबायोटिक्स यूज किया गया हो वो बाहर के देशों से यूरोपियन यूनियन में इंपोर्ट भी नहीं करी जा सकती। अब देखिए ये मल्टीनेशनल फूड कंपनीज कैसे इंडियन सरकार के इंडिफरेंस का फायदा उठाती हैं। 2017 में अमेरिका में KFC को प्रेस किया गया क्योंकि उन्होंने कमिट किया कि वो एंटीबायोटिक नहीं इस्तेमाल करेंगे अपने चिकन में। उसी साल में बर्गर किंग, मैकडॉनल्ड्स, पिज्जा हट, टाको बेल, इन सब ने भी ये प्लेज ली थी, हमारे चिकन में कोई एंटीबायोटिक नहीं होगा। लेकिन क्या इनमें से किसी भी फास्ट फूड कंपनी ने इंडिया में ऐसी कमिटमेंट करी? सेंटर फॉर साइंस एंड एनवायरनमेंट ने 2020 में इन कंपनीज को रीच आउट किया था और इनकी तरफ से कोई जवाब नहीं आया इस इशू पर। जवान फिल्म में दोस्तों ये भी दिखाया गया है कि कैसे सरकार इन बड़े बड़े अरबपतियों के बैड लोन्स माफ कर देती है। रियल लाइफ से कंपेयर करना है, पिछले महीने की ही इस खबर को देख लो। मिनिस्टर ऑफ स्टेट फॉर फाइनेंस ने बताया लोकसभा को पिछले 9 सालों में बैंकों ने 14.56 लाख करोड़ NPAs राइट ऑफ किए। इनमें से आधे से ज्यादा अमाउंट लार्ज कॉर्पोरेट्स का था। और जब इन लोन्स को रिकवर करने की कोशिश करी जाती है तो बैंक्स सारा अमाउंट रिकवर नहीं कर पाते। फाइनेंस मिनिस्टर निर्मला सीतारमण ने राज्यसभा में बताया था इसी साल मार्च में कि पिछले 5 सालों में पब्लिक सेक्टर बैंक्स सिर्फ 14% रिकवरी कर पाए रिटर्न ऑफ लोन्स की। इन NPAs के अलावा फिर ऐसे अरबपतियों के ऐसे भी केसेस हैं जो लिटरली बैंक से जिन्होंने लोन लिया और वो देश छोड़कर भाग गए, जैसे कि विजय माल्या, नीरव मोदी और मेहुल चौकसी। जवान फिल्म ने एक बड़ा ही इंटरेस्टिंग कंपैरिजन बनाया इन लोन राइट ऑफ्स का जो इन बड़े बड़े अरबपतियों और क्रॉनी कैपिटलिस्ट को किए जाते हैं और जो लोन्स आम किसानों के द्वारा लिए जाते हैं देश में। 2019 की इस इंडिया स्पेंड रिपोर्ट को देखिए। टॉप 12 कॉर्पोरेट NPAs का खर्चा 2 गुना ज्यादा है एज कंपेयर टू फार्म लोन वेवर्स से। फाइनेंशियल ईयर 2017-18 से लेकर फरवरी 2019 के बीच में 10 स्टेट गवर्नमेंट्स ने फार्म लोन वेवर्स दिए थे जिनका टोटल अमाउंट था 184,800 करोड़ रुपीस। लेकिन जो टॉप 12 NPAs हैं उनका टोटल अमाउंट इससे ऑलमोस्ट 2 गुना है एट 345,000 करोड़ रुपीस। और जब किसानों का लोन यहाँ पर माफ किया जाता है उसमें एक और बड़ा अंतर है। अगर किसान अपना लोन वापस नहीं चुका पाया तो वो अक्सर आत्महत्या कर लेता है। लेकिन ये बड़े बड़े अरबपति, कभी सुना इन्हें कि लोन वापस ना देने की वजह से इन्होंने आत्महत्या कर ली? जवान फिल्म में एक बहुत ही पावरफुल सीन है इसको लेकर। मैं उसकी ज्यादा बात नहीं करूंगा, अगर आपने फिल्म देखी है तो आप समझ पाएंगे कि मैं किस सीन की बात कर रहा हूँ। किसानों के ऊपर जब कर्ज आता है उनकी पूरी जिंदगी का सवाल होता है। सिर्फ एक साल को अगर आप देखो 2021 में 10,000 से ज्यादा फार्म सेक्टर मजबूरी में कर्ज लेते हैं, लोगों ने आत्महत्या करी। फिल्म में दिखाया गया नंबर काफी शॉकिंग था लेकिन असल जिंदगी का नंबर उससे काफी मिलता जुलता है। अब यहाँ ऐसे भी किसान हैं जो काफी पैसा कमाते हैं देश में, उनका एक पॉजिटिव एग्जाम्पल भी देना चाहिए ताकि बाकी किसान उनसे सीख सकें। डाउन टू अर्थ के इस वीडियो को देखिए, हाउ कैन अ स्मॉल फार्मर अर्न 15 लाख। या फिर इस वीडियो को देखिए फीचरिंग पद्मश्री अवार्डी भारत भूषण त्यागी, जिसमें दिखाया गया है कि कैसे एक किसान एनुअली 5 लाख रुपए पर एकड़ से ज्यादा कमा रहा है। या फिर इस आर्टिकल को देख सकते हैं द बेटर इंडिया का, जिसमें राजू टीटूस किसान की कहानी बताई और उसका इस्तेमाल कर रहे हैं। ये सारे किसान इतना पैसा इसलिए कमा पा रहे हैं क्योंकि ये NFC मॉडल फॉलो करते हैं। NFC मतलब नेचर फार्मर कंज्यूमर। थोड़े बहुत छोटे छोटे डिफरेंसेस होंगे लेकिन मोटे मोटे तौर पर ये किसान क्या करते हैं। नंबर 1 सीड प्रेजर्वेशन, ये बीज को प्रिजर्व करते हैं सीड बैंक्स पहले से। ये फ्रेंडली सीड बैंक्स के मेंबर्स होते हैं अक्सर। नंबर 2 केमिकल फर्टिलाइजर्स का ये इस्तेमाल नहीं करते हैं। इंस्टेड ये सॉइल फर्टिलिटी को रिस्टोर करते हैं कवर क्रॉप्स प्लांट करके कैश क्रॉप्स के बीच में। इससे मिट्टी में माइक्रोबियल एक्टिविटी बढ़ती है, नाइट्रोजन अवेलेबिलिटी भी बढ़ती है और ऐसे किसान अक्सर मैन्योर के लिए एक कॉम्पोस्ट पिट का भी इस्तेमाल करते हैं। नंबर 3 ये अक्सर मिट्टी की टेस्टिंग कराते हैं लोकल लैब में जाकर, जिससे इन्हें पता चलता है कि मोस्ट सूटेबल क्रॉप क्या रहेगा इस मिट्टी में उगाने के लिए। ये क्रॉप रोटेशन भी प्रैक्टिस करते हैं। नंबर 4 मोनोकल्चर, एक तरीके का क्रॉप प्लांट करने की जगह ये इंटर क्रॉपिंग करते हैं, मल्टीपल क्रॉप्स एक ही फील्ड में जो एक दूसरे को सपोर्ट करें।
नंबर 5, ये मल्टी लेयर फार्मिंग करते हैं। 3 से 4 क्रॉप्स उगाए गए अलग अलग हाइट्स के सेम फील्ड पर। फॉर एग्जाम्पल कोकोनट, कॉफी, ब्लैक पेपर एक कॉम्बिनेशन हो सकता है, या फिर मेज, ग्रीन ग्राम और ग्राउंड नट एक और कॉम्बिनेशन हो सकता है। अगला, ये ट्रैक्टर का इस्तेमाल नहीं करते, अक्सर ये नो टिल फार्मिंग टेक्निक्स का यूज करते हैं। और साथ ही साथ ये फ्लड इरिगेशन भी नहीं करते, इसकी बजाय स्प्रिंकलर इरिगेशन या ड्रिप इरिगेशन जैसी टेक्निक्स का इस्तेमाल करते हैं। और पेस्टिसाइड्स और इंसेक्टिसाइड्स यूज करने की जगह ये मैरीगोल्ड, गार्लिक या ब्राइट कलर शीट्स का प्रयोग करते हैं। अगला, ये मल्चिंग की प्रैक्टिस को फॉलो करते हैं कि बचे हुए एरिया को ऑर्गेनिक मैटर से कवर कर दो ताकि वीड्स को सप्रेस किया जा सके और पानी को जमीन में रिटेन किया जा सके। और फाइनली ये लोग अपनी प्रोड्यूस को मंडी में डंप नहीं करते, बल्कि कोऑपरेटिव्स में ऑर्गेनाइज करते हैं और कंज्यूमर्स तक डायरेक्टली पहुंचते हैं। मिडलमैन को रास्ते में नहीं आने देते। ये एक बहुत ही बढ़िया मॉडल है जिसमें किसान भी खुश, कंज्यूमर भी खुश और पर्यावरण भी खुश। लेकिन ये मॉडल बहुत रेयरली इस्तेमाल किया जाता है क्योंकि ज्यादातर लोग जो इस मॉडल को प्रैक्टिस कर रहे हैं वो पढ़े लिखे इंटेलिजेंट लोग होते हैं। बाकी ज्यादातर गरीब किसान कॉर्पोरेट मॉडल ऑफ फार्मिंग इस्तेमाल करते हैं। वो खरीदते हैं बीज, फिर फर्टिलाइजर्स, फिर इंसेक्टिसाइड्स, पेस्टिसाइड्स, ट्रैक्टर। डीजल का इस्तेमाल करते हैं ट्यूबवेल को रन करने के लिए। हार्वेस्टिंग मशीन को रेंट करते हैं। जो बची कुची पराली होती है उस पर आग जला देते हैं जिससे एयर पोल्यूशन होती है। समय के साथ साथ इनकी मिट्टी कम फर्टाइल होती रहती है तो ये और फर्टिलाइजर्स उस पर डालते रहते हैं और फिर एंड में जाकर ये अपना सारा सामान जो है ये मंडी में डंप कर देते हैं। अक्सर ये लोग ट्रैक्टर के लिए भी एक लोन लेते हैं और बारिश के वक्त ज्यादातर चीजों के लिए लोन लेना पड़ता है, हो जाता है। इस मॉडल में खर्चा बहुत ज्यादा है, किसानों के लिए रेवेन्यू बहुत कम है और पर्यावरण पर भी एक बुरा असर पड़ता है। और क्योंकि बीच में ये कॉर्पोरेट कंपनीज मिडिलमैन की तरह काम करती हैं तो कंज्यूमर्स को भी एक ज्यादा दाम पे करना पड़ता है और ज्यादातर प्रॉफिट ये बीच वाली कंपनीज ले जाती है। ये सारी ट्रैक्टर बनाने वाली कंपनी, फर्टिलाइजर बनाने वाली कंपनी, इंसेक्टिसाइड बनाने वाली कंपनी $1 बिलियन कंपनीज हैं और इन किसानों तक अक्सर कुछ पहुंच नहीं पाता क्योंकि ज्यादातर किसानों तक ये नॉलेज पहुंची नहीं। सरकार ने प्रॉमिस किया था कि 2022 तक वो फार्मर्स इनकम डबल कर देंगे, लेकिन 2023 आ गया है और फार्मर्स की हालत वही है। बीच में सरकार ने 3 काले कानून लाने की भी कोशिश करी थी जिससे कॉर्पोरेट्स को और बढ़ावा मिल जाता, लेकिन थैंकफुली वो पास नहीं हुआ। सरकार को एक्चुअली में करना क्या चाहिए, किसानों को एजुकेट, किसानों को बताया जाए कि क्या मॉडल नई चीजें सिखाई जाए, एग्जैक्टली वो क्या करे यहाँ अपना लाइवलीहुड बनाए रखने के लिए। अगर पॉलिटिकल विल हो तो सरकार इन फार्मर सुसाइड्स को 0 तक ला सकती है, लेकिन क्या ऐसा होगा या फिर किसानों को एजुकेट करने का काम भी यूट्यूबर्स को ही करना पड़ेगा, ये तो टाइम ही बताएगा। वीडियो पसंद आया तो फिल्म को देखते वक्त इन इश्यूज को ध्यान में जरूर रखना और अगर ये वीडियो पसंद आया तो यहाँ क्लिक करके भोपाल गैस ट्रेजेडी वाला वीडियो भी देख सकते हैं। मिलते हैं अगले वीडियो में, बहुत बहुत धन्यवाद। तो यार ये वीडियो काफ़ी अच्छा था और जो एंड में जो चीज़ आई जो किसानों के लिए आई वो तो मेरे को काफ़ी अच्छी लगी क्योंकि उन्होंने सिर्फ समस्याएं नहीं बताई, उन्होंने ये भी बताया कि इसका सॉल्यूशन क्या है। ध्रुव राठी ने लास्ट में किसानों के लिए जो बात बताई वो मेरे को काफ़ी अच्छी लगी इस वीडियो के अंदर क्योंकि उन्होंने एक तकनीक बताई, एक मॉडल बताया जिसमें किसान मतलब कि अपने खर्चे कम कर सकते हैं और जो सिर्फ उन्होंने थोड़ी सी ऐसे नहीं कि बस एक आधी बता के और छोड़ दिया, उसने डिटेल में मतलब 10 पॉइंट बताए उसने, तो वो बड़ी चीज़ है कि उसको इतना ज़्यादा मतलब कि डीप में बता रहा है वो। तो जवान मूवी में भाई इतनी सारी चीज़ों को छुआ गया, इसमें किसानों की भी बात होगी, हॉस्पिटल्स की भी बात होगी और सोल्जर्स की भी बात हुई इसके अंदर, इसमें पर्यावरण की भी बात थी। तो जनता को ये ध्यान रखना चाहिए कि कहीं ऐसा तो नहीं हो रहा कि भाई इन दोनों की दोस्ती में मतलब पॉलिटिशियन और उद्योगपति की दोस्ती में जनता का इतना बड़ा नुकसान हो जाए कि वो समझ ही ना पाएँ कि भाई उस चीज़ के ऊपर जनता को हमेशा फोकस में रखना चाहिए अपनी चीज़ों को और ये देखना चाहिए कि कोई भी लॉ आ रहा है या फिर कोई भी चीज़ की जा रही है जो बताई तो ये जा रही है कि भाई जनता के लिए की जा रही है, पर अगर उसके जो बड़े बेनिफिट्स अगर उद्योगपति को हो रहे हैं मतलब हो सबको फ़ायदा हो, उद्योगपति का भी फ़ायदा हो, फार्मर्स का भी फ़ायदा हो या फिर जो मतलब कि छोटे दुकानदार हैं या वो लोग हैं उनके भी फ़ायदे हों, तो ऐसी आप व्यवस्था बनाइए मतलब कि उनसे भी बात कीजिए, किसानों से बात कीजिए आप और आप मतलब ऐसा एक मॉडल अपन को लाना पड़ेगा, ऐसी चीज़ें अपने विकसित करनी पड़ेंगी कि अगर जिस बंदे की बात हो रही है और जिसके लिए वो चीज़ें की जा रही हैं, भाई कुछ कहा जा रहा है कि भाई अगर ये लॉ आ रहा है और हम इसके लिए ये चीज़ करना चाह रहे हैं तो उन लोगों को उसके अंदर शामिल करो, कम से कम वो अपनी समस्याएं उसमें बता पाएँ, अपनी जो चिंताएं हैं उन्हें डर है कि भाई ये हो जाएगा और हमारे लिए ये दिक्कत आएगी बाद में, तो वो चीज़ें उनके लिए मतलब उनको इंश्योरिटी दी जाए कि भाई आप चिंता ना करें कि इन चीज़ों का हम इस चीज़ के अंदर ध्यान रखेंगे।
तो सब लोग आपस में ग्रो करेंगे, वो सबसे ज़रूरी चीज़ है। पर ये इतना आसान नहीं होता दोस्तों, कि बहुत मुश्किल होता है इस तरीके से चीज़ों को एक जगह लाना, क्योंकि दिक्कत सबसे बड़ी वही आती है दोस्तों कि सबके अपने अपने फ़ायदे नुकसान वो सब अपने अपने देख रहे हैं, और उसमें जो मूल बात है वो कहीं ना कहीं खो जाती है। इसमें यार वही एक चीज़ बात सबसे ज़्यादा काम करती है कि एक आपने अच्छा नेता चुना, एक अच्छा पॉलिटिशियन चुना, जिसकी इंटेंशन मतलब थोड़ी सी क्लियर है कि वो मतलब कि जनता के लिए सोचेगा, उनके मुद्दों की बात करेगा। भाई पीछे रह गया जाता है एक्चुअल में, नेता जनता के लिए काम करे, इसके लिए भाई उसका इनर अंदर से आना चाहिए ना कि वो जनता के लिए काम करे। अगर देखा आपने देखा भी होगा, बहुत सारे मैंने ऐसे मतलब कि पॉलिटिशियन देखे हैं कि भाई सांसद बनने हैं, लगातार सांसद बनने, एक बार बन गए, दूसरी बार बन गए, तीसरी बार बन गए, और अगर आप संसद में देखोगे वो कितनी बार अपनी जनता के लिए बोले, अपनी जनता के लिए उन्होंने आवाज़ उठाई, उन्होंने बोला कि नहीं भैया आप ये चीज़ का। कई बार तो ऐसा होता है कि कोई बिल आ गया और उस क्षेत्र के जो सांसद थे उन्होंने मतलब कि उस वहाँ की जनता के लिए वो बिल आया, और उस क्षेत्र के जो सांसद हैं उसने एक शब्द नहीं बोला उसके ऊपर। तो ये चीज़ें देखने को कभी कभी मिलती हैं, और अगर आप थोड़ा सा अगर इस पर रिसर्च करेंगे ना तो आपको भी ये चीज़ें देखने को मिल जाएंगी। मूवी के अंदर भाई सोशल इश्यूज़ को उठाया गया तो ये बहुत बड़ी बात है, और ये मूवी इतनी बड़ी हिट हुई, ये भी कमाल है यार, और ये होना भी चाहिए। एक्चुअली में क्या होता है कि अगर कहीं कोई अच्छी बातें हो रही हैं, मुद्दे की बात हो रही हैं, और अगर जनता उसके साथ चलने लग जाए तो वो मुद्दों की बात होती ही रहेगी, वो रुकनी नहीं है। क्योंकि अगर जनता कह दे कि भाई हम तो मुद्दों की ही बात करेंगे, तो पॉलिटिशियन की इतनी हिम्मत नहीं है कि वो मुद्दों की बात ना करें। अगर आप कहेंगे कि नहीं हम तो दूसरा कोई मुद्दा उठा के ला रहे हैं, तब वो पॉलिटिशियन उस दूसरे मुद्दे के ऊपर जाएगा। अगर पॉलिटिशियन गलती से कोई ऐसा उल्टा मुद्दा उठाने की कोशिश कर रहा है और अगर आप उस पर ज़्यादा रिस्पॉन्स ना करो, तो वो अपने आप थोड़ी देर में शांत हो जाएगा कि यार कोई रिस्पॉन्स तो मिल नहीं रहा, तो ठीक है हम ही शांत हो जाते हैं। तो भाई देखो, अगर अपने मुद्दों की बात करोगे तो आपके लिए भी वो बहुत अच्छा रहेगा, देश के लिए भी वो अच्छा रहेगा, और सब लोग उसमें ग्रो कर पाएंगे। सबसे बड़ी चीज़ वही है दोस्तों। कहीं भी आपके सामने इस तरीके की चीज़ें आएँ कि आप वहाँ फंस रहे हो कि यार अगर मैं यहाँ सहमत हो जाऊँगा तो वो लोग यार मेरे पे ठप्पा लगा देंगे, यार तू तो उस पॉलिटिकल पार्टी का है, और कोई वो ठप्पा लगा देगा कि यार तू उस पॉलिटिकल पार्टी का है। तो कम से कम इतना तो आप कर ही सकते हैं कि कोई अगर अच्छी चीज़ कहीं हो रही है तो कम से कम आप उसकी बुराई तो ना करें, मतलब कम से कम उसकी असहमति में तो ना खड़े हो जाए। जैसे अभी मैंने एक इंसिडेंट देखा कि एक छोटी सी बात हुई और उसमें इतना बवाल हो गया। बवाल क्या हुआ कि एक टीचर ने एक छोटी सी बात बोल दी कि भाई जो पढ़े लिखे नेता हैं वही आने चाहिए। तो उस पर इतना बवाल हुआ कि जिसका मतलब कि कोई हद ही नहीं थी यार। और कितनी अजीब सी ये बात थी यार। अगर कोई टीचर है, अगर वो ये बात बोल रहा है तो भैया यार यही बात तो एक टीचर को बोलनी चाहिए। आप कम से कम इतना तो सोचो कि एक टीचर क्या कहेगा। टीचर अपने जो स्टूडेंट्स हैं उनसे यही तो कहेगा कि भाई अपने देश को अगर आगे बढ़ाना है, अगर चीज़ों को सही चलाना है तो एक पढ़े लिखे नेता को चुनो। भाई बात वही है कि जो पढ़ा लिखा एक नेता होता है उसको चीज़ों को समझने में आसानी होती है। नेता की एक पोस्ट यार कोई ऐसी आसान पोस्ट नहीं है, ये बहुत मुश्किल काम है। और अगर नेता की नॉलेज उतनी नहीं है कि वो चीज़ों को समझ पाए तो वो आपके लिए कुछ नहीं कर पाएगा। मतलब बात वहीं की वहीं चीज़ें चलती रहेंगी, चीज़ों में सुधार होगा नहीं। इसके अंदर मूवी के अंदर बहुत बड़े लेवल पे इस मुद्दे के ऊपर भी बात हुई कि आप खुद चुनाव प्रक्रिया को देखते हैं और बताया जाता है कि अपने इंडिया की जो चुनाव प्रक्रिया है वो काफ़ी महंगी है और बहुत ज़्यादा पैसा उसमें बर्बाद हो जाता है। तो आप खुद सोचोगे अगर इतना पैसा उसमें जा रहा है तो अल्टीमेट लिया किससे जाएगा? लिया तो आखिरकार जनता से ही जाएगा और जनता के ही ऊपर वो चीज़ें आएंगी आखिरकार। तो कोशिश यही होनी चाहिए कि ऐसे लोगों को चुनने की कोशिश कीजिए जो इन चीज़ों पे बात कर रहे हैं। तो बस वही बात है कि मुद्दों की बात होनी चाहिए। और ये बहुत बड़ी बात है दोस्तों कि जवान मूवी मास ऑडियंस के लिए एक मूवी थी, उसके बावजूद भी उसमें मुद्दों की इतनी बात की गई और वो इतनी बड़ी हिट हुई। तो ये भी एक अच्छी बात है और मुझे उम्मीद है कि अगर आगे भी मतलब कि ऐसी मूवीज़ आएंगी। नदियों के ऊपर इसमें यार काफ़ी एक डिटेल में बात हुई थी, तो वो बात भी यार बहुत इम्पोर्टेंट है। नॉर्मल नदियों की आप हालत देख लो, कितनी बुरी हालत है इंडिया के अंदर। इतना अपन उनको प्यार करते हैं नदियों को, इतना उनको सम्मान देते हैं। भैया को अगर नदियों को साफ़ रखना है तो अल्टीमेट वो काम वही है कि अगर उसमें पेस्टिसाइड जाएंगे या फिर ऐसी गंदगी जाएगी, नाले खुले रहेंगे उसके अंदर,
तो नदियाँ कभी साफ़ नहीं हो सकती। आप कितना भी उस पर पैसा खर्च कर दो, कुछ भी कर दो, आप नदियाँ उसी स्थिति में आपको वापस मिल जाएंगी। और सीरियसली मतलब कि इन पे काम करने की ज़रूरत है भाई। जहाँ भी मुद्दों की बात आती है तो वो इंटेंशन और जो एक गंभीरता होती है उन मुद्दों को लेकर, अगर किसी नेता में अगर वो है तभी वो चीज़ें ठीक से आगे चलेंगी, नहीं तो उसका कोई अर्थ निकलता नहीं है। तो समस्याएं थी वो भी बताई गई, थोड़ी जो समाधान थे उनके ऊपर भी बात की गई इस वीडियो में। तो काफ़ी बड़ा और काफ़ी अच्छा वीडियो था ये ध्रुव राठी का। इस वीडियो को लाइक शेयर कीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन दबाना बिल्कुल ना भूलिएगा दोस्तों। मेरे जो आगे अपलोड मैं जो वीडियो करूँगा वो आपको तुरंत नोटिफिकेशन उनका आ जाएगा। मैं दोस्तों आपके लिए ऐसे ही वीडियो लाता रहूँगा, मूवी रिएक्शंस और एजुकेशनल और एंटरटेनिंग वीडियोस आपके लिए लाता रहूँगा। मैं मिलता हूँ दोस्तों आपको अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।